हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। पार्ट 3, चैप्टर 16, विक्रांत को एहसास करवाना। तभी सारा कहती है, देखिए इस परिस्थिति का आप फायदा नहीं उठा सकते हैं। युवराज गुस्से में था, पर सारा के बातों को सुन युवराज कहता है, लगता है हमारी छुवन आपको अलग एहसास करवा रही है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है आप, क्योंकि हम तो इस परिस्थिति का कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस बात को सुन सारा के गाल लाल हो गए थे। ये बात को सच था। युवराज का एक एक टच सारा को अपने शरीर में बेचैनी का एहसास करवा रहा था। सारा अपने मन में कहती है, इतना हैंडसम लड़का मुझे ऐसे छुए तो कैसे मैं हद में रहूं। अपने मन में इतना कह अपने सिर को ना में हिलाते हुए ही खुद में बड़बड़ाती है, नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, मुझे हद में रहना होगा। सारा का ये बात युवराज को सुनाई दे दिया था। वो दवा लगाना पूरा कर उससे दूर हो कहता है, किस लिए आपको हद में रहना है? हमारी पत्नी हो आप, हद से गुजरना चाहती हो तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। इस बात पर सारा अपने चेहरे को पीछे मुड़ युवराज की तरफ देखती है, फिर कहती है, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। इस बात को सुन युवराज सारा के बेहद करीब आ जाता है तो सारा का चेहरा लाल हो जाता है। वही सारा के लाल चेहरे को देख युवराज कहता है, एक राजकुमारी के जुबान से झूठ शोभा नहीं देता है। अपने बात को कहने के बाद दूर हो मुस्कुराते हुए वहां से युवराज जाने लगता है। वही सारा का दिल कर रहा था अपने चेहरे को कहीं छिपा ले और मुंह में सेलो टैब लगा दे, क्योंकि इस जुबान का ही कसूर है जो चलता रहता है। अपना मन में वो ये बात कहते हुए आपके कपड़े को ठीक से पहन लेती है। फिर सारा बाहर चली जाती है तो देखती है युवराज बैठा हुआ है और उसके कदमों में मान्यता की सौतेली मां गिड़गिड़ा रही है। तभी युवराज अपने ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी करनी सा सज्जा ना मिले तो अपनी दासी से कहो तुम पर कोड़े मारे। इस बात को सुन सारा हैरान थी। वही युवराज को सारा का सुझाव अच्छा लगा था, पर उसके चोट को देख उससे कई गुना अधिक चोट वो अब उस औरत को देना चाहता था। तभी सारा वहां आ कहती है, आपको नहीं लगता है हब्बी, मुझे ये मौका मिलना चाहिए? इस बात को सुन युवराज सारा के तरफ देखता है, फिर कहता है, आप ठीक नहीं हो अभी। अब सारा कैसे बताए, किसी को मारने के नाम पर सारा पूरी तरीका से ठीक हो जाती है। सारा झट से कहती है, हम बिल्कुल ठीक है। इतना कहने के बाद वो शैतानी मुस्कान के साथ हंटर ले अपने हाथ में मोड़ देती है तो आराधना के चेहरे पर घबराहट छा जाता है। वही विशाखा कहती है, आप ये क्या कर रही है मान्यता? सारा विशाखा के तरफ देख कहती है, वही जो करना चाहिए, और अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो आप इसके बदले मार खा सकती है। ऐसा ही मान्यता के पास कहा जाता था कि सुकन्या को बचाना तो वो उनके बदले उस दर्द को ले सकती है। इस बात को सुन विशाखा खामोश हो जाती है। वही अपनी बेटी को उसके लिए अब कुछ ना कहता और उसके जगह मार खाने के लिए आगे ना बढ़ता देख आराधना को बहुत बुरा लग रहा होता है। वही युवराज तो बस मान्यता के चेहरे पर आए शीतनी मुस्कान को देख रहा था। वही सारा हंटर ले आराधना के शरीर में जोर से मारती है। आराधना के मार से 4 गुना अधिक जोर से सारा उसके शरीर में मारी थी। वही युवराज ने सोचा नहीं था सारा इतने बखूबी से मार सकती है। वो तो आराम से बैठकर उस दृश्य का आनंद लेने लगता है। वहां सारा 4 बार मारी ही थी कि तभी कोई उसका हंटर पकड़ लेता है। तभी युवराज और सारा दोनों हो उस तरफ देखते हैं। पीछे विक्रांत था। विक्रांत मान्यता को ऐसा करता देख सवाल करता है, आप क्या कर रही है मान्यता? इस सवाल को सुन मान्यता कहती है, जो आपको दिख रहा है। सारा सच नहीं विक्रांत के साथ कुछ बुरा करने का नहीं सोची थी, बस उसे इन दोनों माँ बेटी को लाइन पर लाना था। वही विक्रांत कुछ कहते कि तभी युवराज कह पड़ता है, इस औरत ने हमारी पत्नी के साथ बुरा करने की हिम्मत की है, इसे सज्जा तो मिलना चाहिए। विक्रांत हंटर को छोड़ देता है और अपने घुटने के बल बैठ अपने हाथ जोड़ कहता है, अपनी माँ की तरफ से हम माफी मांगते हैं और आगे से ख्याल रखेंगे, हमारी माँ मान्यता के साथ कुछ भी बुरा ना करे। इस बात को सुन युवराज अपने कठोर आवाज में कहता है, क्या आपके माफी से हमारी मान्यता के शरीर में जख्म ठीक हो जाएंगे? इस बात को सुन विक्रांत कहता है, आप हमारी माँ का सज्जा मुझे दे सकते हैं। इतना कहने के बाद विक्रांत कहता है, मान्यता आप हमें मार सकती है।
इस बात को सुन मान्यता हंटर जमीन पर फेंक देती है। तभी मान्यता के पिता भी आ जाते हैं और यहाँ के दृश्य को देख अधिराज हैरान से भरी आवाज में सवाल करता है, यहाँ क्या चल रहा है। तभी युवराज की तरफ देखता है। युवराज के गुस्से से भरे चेहरे को देख वो पहले युवराज के पास जा आदर से झुकता है तो युवराज कहता है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद युवराज जो थोड़ी देर पहले हुआ वो सब बता कहता है, अब आप ही बताएं, हम आपकी पत्नी को क्या सज्जा दे। इस सवाल को सुन गुस्से में अधिराज अपनी पत्नी को देखते हैं, फिर कठोरता से कहता है, आपको जो ठीक लगे। इस बात को सुन आराधना जा गिड़गिड़ाने लगती है अपना पति के पास। तभी अधिराज कहता है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, आप हमारी बच्ची से आज तक प्यार करने का बस झूठा दिखावा किए हैं। इस बात को सुन आराधना रोते हुए गिड़गिड़ाकर अधिराज से कहती है, हम दिखावा नहीं किए, बस अपने बच्चों के मुंह में हम कर गए, हमें माफ कर दीजिए। विक्रांत खामोश खड़ा रहता है, पर उसे अपनी मां के लिए बुरा लग रहा था, पर उसे पता था उसे अपनी करनी का सज्जा मिल रहा है। तभी सारा विक्रांत की तरफ देखती है और कुछ सोचते हुए कहती है, पिताजी, अब आपके जगह मेरे भाई सा विक्रांत इस गद्दी को संभालेंगे, तो विक्रांत भाई सा को फैसला लेने दीजिए। अगर वो अपनी मां को माफ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस बात को सुन विक्रांत सारा की तरफ देखता है। विक्रांत सारा के उम्र से बड़ा था। आराधना मान्यता की मां महिमा की सगी बड़ी बहन थी, जिसका विवाह अधिराज से तय होने वाला था, पर अधिराज को मान्यता की मां महिमा भाग गई थी और वो उनसे विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ वक्त के बाद अधिराज और आराधना एक साथ एक कक्ष में पाई जाती है, वो भी बहुत बुरे हालत में, जिसे देख कोई भी समझ सकता था उनके बीच क्या हुआ होगा। ये सब कुछ मान्यता की मां महिमा देख लेती है। अधिराज को भी नहीं पता कि वो कैसे आराधना के साथ संबंध बना लिया, उन्हें उस रात का कुछ याद नहीं था। वही मान्यता की मां महिमा का विश्वास तब से अपने पति से खत्म हो गया। वो एक बार भी अपने पति का बात नहीं सुनी, पर ना चाहते हुए भी अधिराज से वो अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि राजा कितनी भी औरतों से विवाह कर ले, संबंध बना ले, पर वो उनके ऐसा करने के बाद भी छोड़ नहीं सकती थी। अधिराज का विवाह आराधना से भी हो गया और उस रात के बाद आराधना मां बन गई थी। वही महिमा अधिराज से दूरी बनाकर रखने लगी और ये दूरी अधिराज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो महिमा से बहुत प्यार करता था। कुछ वक्त के बाद वो दोनों के बीच थोड़ा बहुत सही चले लगा और दोनों करीब आने लगे। विक्रांत का जन्म हो गया था, वो 5 साल का हो चुका ये तब महिमा मां बनी और कुछ वक्त के बाद मान्यता का जन्म हुआ। मान्यता के जन्म के बाद सभी उससे बहुत प्यार करते थे। विक्रांत भी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता, पर आराधना को देख रहा था अधिराज का बर्ताव, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो उसे पुत्र दी है। वो बस अपना पूरा प्यार मान्यता पर लुटाता रहता था। तो फिर आराधना दोनों के संबंध को खराब करने के लिए फिर से चाल चलने लगी थी। तभी सारा कहती है, कहिए भाई सा। तो विक्रांत कहता है, गलत आपके साथ हुआ है, सज्जा देने का है आपको है। इस बात को सुन सारा कहती है, ठीक है, तो हम चाहते हैं इन्हें ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां ना धूप की रोशनी हो ना ही जिंदगी की उम्मीद, और जैसे राज्य में गुनाह करने वाले कैदी के साथ पेश आया जाता है वैसा ही पेश इनके साथ आया जाए। इस बात को सुन अधिराज वैसा ही करते हैं, करेंगे भी क्यों नहीं, वो मान्यता से बहुत प्यार करते थे। उसके प्यार की आखिरी निशानी जो मान्यता थी, आराधना को कैद कर दिया जाता है। वही विशाखा अपने मन में कहती है, तुमसे मैं हर चीज का बदला लेकर रहूंगी मान्यता। अपने मन में वो इतना कह गुस्से में मान्यता के तरफ देख रही होती है। वही विक्रांत वहां सभी के बैठा था, पर बहुत खामोश। युवराज खड़ा हो कहता है, हमें चलना चाहिए। उस बात को सुन अधिराज कहते हैं, हमें पता है आज जो कुछ हुआ वो सही नहीं था, पर फिर भी आप आज के लिए यहाँ रुक जाए। अधिराज अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। जिस तकलीफ से वो आज तक वाकिफ नहीं था, उन सब का वो अपनी बेटी से माफी मांगना चाहता था। युवराज सारा की तरफ देखता है तो सारा भी रुकना चाहती थी, क्योंकि वो मान्यता का संबंध विक्रांत के साथ सही करना चाहती थी। वो उसे बताना चाहती थी, जो उसका है वो उसका है, उस पर मान्यता का कोई हक नहीं और ना कभी वो हक जताएगी। सारा के रुकने के चाह को देख युवराज मान जाता है। फिर युवराज अधिराज के साथ दोनों राज्य से संबंधित बात करने लगता है। वही सारा विक्रांत के पास जा कहती है, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं भाई साहब।
विक्रांत हाँ कह देता है, फिर दोनों साथ कहीं जा रहे होते हैं। वही विशाखा दूर से दोनों को जाता देख अपने मन में कहती है, हमसे हमारी माँ को छीन ली और अब हमारे भाया को छीनना चाहती है। इतना कहने के बाद गुस्से में विशाखा अपने दांत पीसने लगती है। वही सारा विक्रांत के साथ बाजार गार्डन में आ खड़ी हो फूलों को देखते हुए कहती है, हम आपकी जगह कभी नहीं लेना चाहते भाई साहब, और पिताजी भी ऐसा कभी नहीं करते। अचानक से सारा ये बात कहती है तो विक्रांत सारा के तरफ देखने लगता है। वही सारा भी विक्रांत के तरफ देखने लगती है। तो विक्रांत कहता है, हमें इस बारे में कुछ बात नहीं करना है। इस बात को सुन सारा अपने मन में कहती है, आपको बात करना होगा। मैं मान्यता और विक्रांत के बीच सब ठीक करना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने मन में इतना कहने के बाद सारा को जो कुछ कॉमिक में पता था, दोनों के बचपन का, वो सब याद करवाते हुए विक्रांत को ये एहसास करवाने की कोशिश करती है कि वो उसका कभी बुरा होने नहीं देना चाहती है। चैप्टर 17 वादा करना। युवराज खड़ा हो कहता है, हमें चलना चाहिए। उस बात को सुन अधिराज कहते हैं, हमें पता है आज जो कुछ हुआ वो सही नहीं था, पर फिर भी आप आज के लिए यहाँ रुक जाए। अधिराज अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। जिस तकलीफ से वो आज तक वाकिफ नहीं था उन सब का वो अपनी बेटी से माफी मांगना चाहता था। युवराज सारा की तरफ देखता है तो सारा भी रुकना चाहती थी, क्योंकि वो मान्यता का संबंध विक्रांत के साथ सही करना चाहती थी। वो उसे बताना चाहती थी, जो उसका है वो उसका है, उस पर मान्यता का कोई हक नहीं और ना कभी वो हक जताएगी। सारा के रुकने के चाह को देख युवराज मान जाता है। फिर युवराज अधिराज के साथ दोनों राज्य से संबंधित बात करने लगता है। वही सारा विक्रांत के पास जा कहती है, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं भाई साहब? विक्रांत हाँ कह देता है। फिर दोनों साथ कहीं जा रहे होते हैं। वही विशाखा दूर से दोनों को जाता देख अपने मन में कहती है, हमसे हमारी माँ को छीन ली और अब हमारे भाया को छीनना चाहती है। इतना कहने के बाद गुस्से में विशाखा अपने दांत पीसने लगती है। वही सारा विक्रांत के साथ बाजार गार्डन में आ खड़ी हो फूलों को देखते हुए कहती है, हम आपकी जगह कभी नहीं लेना चाहते भाई साहब, और पिताजी भी ऐसा कभी नहीं करते। अचानक से सारा ये बात कहती है तो विक्रांत सारा के तरफ देखने लगता है। वही सारा भी विक्रांत के तरफ देखने लगती है। तो विक्रांत कहता है, हमें इस बारे में कुछ बात नहीं करना है। इस बात को सुन सारा अपने मन में कहती है, आपको बात करना होगा। मैं मान्यता और विक्रांत के बीच सब ठीक करना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने मन में इतना कहने के बाद सारा को जो कुछ कॉमिक में पता था, दोनों के बचपन का, वो सब याद करवाते हुए विक्रांत को ये एहसास करवाने की कोशिश करती है कि वो उसका कभी बुरा होने नहीं देना चाहती है। सारा को कुछ खास नहीं पता था, पर जो पता था वो सब वो कह दी थी। वही विक्रांत आगे की बातें करते हुए मुस्कुराने लगता है। वही विक्रांत से बात करते हुए सारा को समर का याद आने लगता है और वो भी अपने बचपन के दिनों में खो जाती है। तभी विक्रांत सारा का नाम लेने लगता है, मान्यता मान्यता मान्यता। तो सारा अपने होश में आते हुए कहती है, हाँ हाँ हम मान्यता है। इस बात को सुन विक्रांत उस आश्चर्य से भरे नजर से देखता है तो सारा झट से कहती है, हमें लगता है हमें अंदर चलना चाहिए। इस बात को सुन विक्रांत भी हाँ कहता है। फिर दोनों साथ अंदर जाने लगते हैं। तभी सामने विशाखा आ जाती है। विशाखा को देख सारा इग्नोर कर वहां से जाने को थी। वही विशाखा अपने भाई से कहती है, आप हमारे भाई हैं और इस लड़की के वजह से हमारी माँ कैद खाने में है और आप इस लड़की के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। इस बात को सुन सारा रुक जाती है और पीछे मुड़ देख रही होती है। वही विक्रांत कहता है, आप दोनों ही हमारी बहन हैं और हमारी माँ को उनके कर्मों की सजा मिल रही है। इस बात को सुन विशाखा कहती है, भाई साहब इस चालक लड़की की बातों में आप आ रहे हैं। आपको पता भी है इन्होंने कहा था माँ से कि वो आपको राजा बनने नहीं देगी, ये सब उनका है। इस बात को सुन मान्यता मुड़ कहती है, विशाखा हमारी बातों को घुमा करके भाई साहब के पास मत कहो। इस बात पर विशाखा कहती है, देखिए भाई साहब इसने ये बात कहा है, आपको इसका भरोसा तो हो गया है ना। विशाखा जिस तरीके से आग लगा रही थी ये देख सारा का मन कर रहा था वो विशाखा का मुंह जाकर तोड़ दे। तभी युवराज आ जाता है और वो विशाखा की बातें सुन लिया था, तो वो अपनी ठंडी आवाज में कहता है, मान्यता हमारी पत्नी है,
युवराज सिंह राठौर की, तो क्या तुम्हें लगता है इन्हें जरूरत है? हम काफी है अपनी राजकुमारी को सब कुछ देने के लिए। युवराज के बातों को सुन विशाखा का आगे कुछ कहने का हिम्मत नहीं हुआ। वही युवराज मान्यता के पास आ उसका हाथ पकड़ अपने साथ वहां से ले जाने लगता है। वही वो दोनों भी फिर आ जाते हैं और सभी साथ रात का भोजन कर रहे होते हैं। वहां दूसरी तरफ आराधना कैदखाने में बंद रहती है और उससे खाने के लिए रूखा सूखा खाना मिलता है, जिसे देख आराधना को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहती है, मैं यहाँ की महारानी हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो। वही दूसरी तरफ खाने के वक्त विशाखा कहती है, पिताजी कब तक हमारी माँ वहां बंद रहेगी? भूलिए मत वो आपकी पत्नी और हमारी माँ है, आप उनके साथ। इससे अधिक वो और कुछ कहती तभी युवराज अपने ठंडी आवाज में कहता है, आप भी अपनी माँ का साथ दे रही थी, हमें लगता है आपको भी अपनी माँ के साथ होना चाहिए था। इस बात को सुनते ही विशाखा खामोश हो जाती है। वही मान्यता के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। कुछ वक्त के बाद भोजन खत्म होने के बाद मान्यता के कक्ष में ही सारा और युवराज आ जाते हैं। युवराज बिस्तर पर जा बैठ अपने नशीली नजर से सारा को देखने लगता है। वही सारा दूरी बना खड़ी हो अपने चोर नजर से युवराज को देख रही होती है और अपने मन में कहती है, ओह गॉड, इसके साथ एक ही बेड शेयर करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अपने बात को कहने के बाद हिचकिचाते हुए वो बिस्तर के पास आती है और युवराज से दूरी बनाकर जा लेट जाती है। तो युवराज ये देख सारा के करीब जा लेट जात है तो सारा का दिल जोरों से धक धक करने लगता है। वही युवराज अपने हाथ आगे कर सारा के कमर पर रख देता है तो सारा का धड़कन और तेज हो जाता है। तभी युवराज कहता है, आपको हमसे कब प्यार होगा? युवराज ने बहुत प्यार से सवाल किया तो सारा अपने चेहरे को मोड़ युवराज को देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे लगता है मैं प्यार करना चाहती हूँ अब पर कर नहीं सकती। अपने मन में इतना कहने के बाद सारा कहती है, हमें नहीं पता। इस जवाब को सुन युवराज सवाल करता है, आप बताएं, हम ऐसा क्या करें जिससे आपको हमसे प्यार हो जाए? इस सवाल को सुन सारा को याद आता है, दोनों के शादी के कुछ वक्त बाद युवराज को शादी किसी और रानी से भी करवाया जा रहा था, पर यह आखिरी चैप्टर था कॉमिक का जो सारा सुनी थी। सारा को बहुत अच्छे से याद था, जब युवराज का शादी किसी और से होने का मान्यता सुनी थी तो वो टूट सी गई थी और जो दर्द उसको माँ को सहन करना पड़ा था उसे भी वही दर्द सहन करना पड़ रहा था। सारा युवराज के तरफ देखते हुए कहती है, प्रोमिस। इस बात को सुन युवराज सवालिया नजर सारा को देख सवाल करता है, ये प्रोमिस क्या होता है? इस सवाल को सुन सारा अपने मन में कहती है, उफ, बार बार तेरा कंट्रोल तेरे जुबान से हट जाता है। अपने मन में इस बात को कहने के बाद वो कहती है, वादा कारण होगा। इस बात को सुन युवराज सवाल करता है, कैसा वादा? सवाल सुन सारा झट से कहती है, आप किसी और से कभी विवाह नहीं करेंगे। इस बात को सुख युवराज के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो सारा के माथा पर जा प्यार से चूम लेता है तो सारा को आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वही युवराज प्यार से कहता है, कभी नहीं, आपके अलावा युवराज पर किसी का हक नहीं होगा। मान्यता के जिंदगी का कुछ प्रॉब्लम तो सारा सॉल्व कर दी थी, पर अब बस सारा को सोचना ये था, आखिर वो ऐसा इस कहानी में करे क्या जिससे वो अपने दुनिया में वापस जा सके। वही दूसरी तरफ अभिमन्यु महल की दासी के साथ हमबिस्तर हो रहे थे। पूरे रूम में बस दासी की दर्द से भरी चीख की गूंज गूंज रही थी। कुछ वक्त के बाद दासी से दूर हो अभिमन्यु अपने कठोर आवाज में कहता है, जाओ यहां से। इस बात को सुन दासी किसी तरह उठ अपने वस्त्र पहनने लगती है। वही अभिमन्यु की माँ अपने कक्ष की तरफ जा रही होती है। वही दासी अपने वस्त्र पहन कक्ष से बाहर जाने लगती है। जब दासी कक्ष से बाहर निकल जाती है तभी अभिमन्यु की माँ देख दासी को अभिमन्यु के कक्ष से निकलता देख लेती है तो वो दासी के पास जाती है। अपने सामने अभिमन्यु की माँ को देख वो घबरा जाती है और अपने सिर को झुका लेती है। तभी अभिमन्यु की माँ गायत्री कहती है, तुम यहाँ की दासी हो तो महारानी बनने के ख्वाब मत सजाया करो जो हमारे पुत्र के कक्ष से बाहर आने से पहले देख नहीं ली। अगर मेरे जगह कोई और होता तो। इस बात को सुन अपनी घबराए आवाज में दासी कहती है, माफ कर दीजिए रानी गायत्री। दासी के बातों को सुन गायत्री कहती है, अगली बार से ध्यान रखना और हाँ, मेरे पुत्र के जरूरतों को बस पूरा करने वाली औरत हो तुम तो ख्याल रहे औकात में रहना।
अपनी बात को कहने के बाद वो अभिमन्यु के कक्ष के अंदर जाने लगती है। अभिमन्यु अपनी माँ को आता देख सवाल करता है, क्या हुआ माँ? सवाल सुन गायत्री गुस्से में कहती है, कब तक ये सब चलेगा अभिमन्यु? अगर आज हमारी जगह कोई और उस दासी को यहाँ से निकलता देख लेता तो। इस बात को सुन अभिमन्यु कहता है, तो क्या हुआ माँ, मैं इस परिवार का एक लौता सदस्य नहीं हूँ? दादाजी, पिताजी और इस खानदान के सब मर्द। इससे आगे वो कुछ और कहता कि गायत्री कह पड़ती है, पर युवराज ऐसे नहीं है, आपको युवराज का जगह चाहिए कि नहीं अभिमन्यु? इस बात को सुन अभिमन्यु की आंखें ठंडी हो जाती है और वो अपने कठोर आवाज में कहता है, हमें उनका जगह और हमारी मान्यता दोनों चाहिए। इस बात को सुन गायत्री गुस्से में कहती है, उसे भूल क्यों नहीं जाते आप? उनका ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए और कल के होने वाले जश्न में आने वाली राजकुमारियों में से किसी एक को अपने लिए चुन लीजिए। इस बात को सुन अभिमन्यु कहता है, माँ हम बस मान्यता से विवाह करना चाहते हैं। इस बात को सुन गायत्री कहती है, अभिमन्यु क्या आप पागल हो गए हैं? वो किसी और की पत्नी है। इस बात को सुन अभिमन्यु शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, बस कुछ वक्त के लिए, फिर वो किसी की विधवा होगी, फिर हम उनसे विवाह कर लेंगे। इस बात पर गायत्री को अपने बेटे का मान्यता के लिए पागलपन देख बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था वो युवराज से पहले मान्यता को रास्ते से हटा दे। गायत्री अपने आप को शांत करते हुए कहती है, युवराज के ना होने पर मान्यता को अपने पास रखना है या फेंक देना है, आपकी मर्जी पर विवाह उससे करने का सपना बंद कर दे। आपको किसी राजकुमारी से विवाह करना होगा ताकि उसके राज्य पर आप अपना हुक्म जाता सके। इस बात को सुन अभिमन्यु को सोचने लगता है। चैप्टर 18 चोर के साथ साथ दिल चुकाने का भी हुनर है। इस बात को सुन अभिमन्यु कहता है, तो क्या हुआ माँ, मैं इस परिवार का एक लौता सदस्य नहीं हूँ? दादाजी, पिताजी और इस खानदान के सब मर्द। इससे आगे वो कुछ और कहता कि गायत्री कह पड़ती है, पर युवराज ऐसे नहीं है, आपको युवराज का जगह चाहिए कि नहीं अभिमन्यु? इस बात को सुन अभिमन्यु की आंखें ठंडी हो जाती है और वो अपने कठोर आवाज में कहता है, हमें उनका जगह और हमारी मान्यता दोनों चाहिए। इस बात को सुन गायत्री गुस्से में कहती है, उसे भूल क्यों नहीं जाते आप? उनका ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए और कल के होने वाले जश्न में आने वाली राजकुमारियों में से किसी एक को अपने लिए चुन लीजिए। इस बात को सुन अभिमन्यु कहता है, माँ हम बस मान्यता से विवाह करना चाहते हैं। इस बात को सुन गायत्री कहती है, अभिमन्यु क्या आप पागल हो गए हैं? वो किसी और की पत्नी है। इस बात को सुन अभिमन्यु शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, बस कुछ वक्त के लिए, फिर वो किसी की विधवा होगी, फिर हम उनसे विवाह कर लेंगे। इस बात पर गायत्री को अपने बेटे का मान्यता के लिए पागलपन देख बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था वो युवराज से पहले मान्यता को रास्ते से हटा दे। गायत्री अपने आप को शांत करते हुए कहती है, युवराज के ना होने पर मान्यता को अपने पास रखना है या फेंक देना है, आपकी मर्जी पर विवाह उससे करने का सपना बंद कर दे। आपको किसी राजकुमारी से विवाह करना होगा ताकि उसके राज्य पर आप अपना हुक्म जाता सके। इस बात को सुन अभिमन्यु कुछ सोचने लगता है। कुछ सोचने के बाद अभिमन्यु कहता है, आप जिस राज्य की राजकुमारी को चाहते हैं हमारी पत्नी बनाना, वही बनेगी। अभिमन्यु भले राजा नहीं था, ना युवराज के लेवल का था, पर इस खानदान का होना और उसका युवराज जितना नहीं पर युवराज की तरह ही चार्मिंग होना लड़कियों को उसके तरफ आकर्षित करता था। अभिमन्यु को उसका बात समझता पा गायत्री राहत की सांस भरते हुए कहती है, ठीक है, आप अब सो जाए। अभी बात को कहने के बाद वो वहां से जाने लगती है। रियल वर्ल्ड। एक बड़े से आलीशान कमरे में एक आदमी गद्देदार किंग चेयर पर बैठा था और अपने सामने बड़े से स्क्रीन के तरफ देख रहा था। स्क्रीन पर सारा का चेहरा था। सारा के चेहरे को देख वो आदमी अपने ठंडे आवाज में कहता है, खूबसूरत तो तुम बहुत हो, पर रेहान सिंह ओबरॉय जैसे शैतान को सिर्फ खूबसूरती इतना लुभा नहीं सकती जो वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे। आखिर कनेक्शन क्या है तुमसे रेहान सिंह ओबरॉय का? वो इतना कह रहा जा तभी डोर नॉक होता है तो चेयर पर बैठा आदमी जो दिखने में बहुत हैंडसम था, ग्रीन आंखें, बहुत फेयर नहीं पर मीडियम फेयर था और उसके बाल प्रॉपर सेट किए गए थे और उसके होंठ पतले थी और सिगरेट पीने के कारण काले पड़ चुके थे पर फिर भी बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। आदमी अंदर आने का परमिशन दे देता है।
तो दरवाजे के पास खड़ा शख्स रूम का दरवाजा खोल अंदर आता है और आदमी के पास जा खड़ा हो कहता है, बॉस, ये लड़की चोर है। ये सुनते ही आदमी के होंठों पर साइड मुस्कान आ जाती है और वो उसी मुस्कान के साथ कहता है, इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत चोर है, अब मुझे भी इसे चुराना है, रेहान के मेंशन से। सामने खड़ा शख्स ये बात सुन हैरान हो जाता है। वही वो आदमी कहता है, आगे बताओ। इस बात को सुन वो आगे कहता है, इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। चोर होने का सबूत भी बस होटल की वजह से पता चला है, क्योंकि ये लड़की उस रूम में गई थी जहां ऑक्शन के लिए महंगे सामान रखे गए थे। इस बात को सुन आदमी के चेहरे का भाव बदल जाता है और वो अपने कठोर आवाज में कहता है, कहां से और कैसे मुझे नहीं पता, मुझे बस इस लड़की का पूरा पास्ट जानना है। इस बात को सुन सामने खड़ा शख्स कहता है, ओके बॉस। तो आदमी उससे जाने का आदेश दे देता है। उसके जाने के बाद वो आदमी खड़ा हो स्क्रीन के पास जा सारा के तस्वीर पर अपने हाथ को फेरते हुए कहता है, लगता है चोरी करने के साथ साथ दिल चुराने का भी हुनर है तुम में। रेहान सिंह ओबरॉय का दिल चुरा ही चुकी थी, अब मेरा सिराज वालिया का भी दिल चुरा ली हो। अपने बात को कहने के बाद वो सिगरेट निकाल उसे जला सिगरेट के कस लेते हुए वापस जा चेयर पर बैठ जाता है और सारा के तस्वीर को गौर से देखते हुए सिगरेट के कस लिए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ समर घर वापस आता है। तन्वी समर को आता देखती है तो भागते हुए समर के पास जाती है तो समर रुक जाता है। समर के शरीर से लड़कियों के परफ्यूम का स्मेल आ रहा होता है और उसके बाल बिखरे थे। तो तन्वी समर के तरफ देख सवाल करती है, आप सारा और आंशिक को ढूंढ रहे थे या किसी लड़की के साथ थे? इस सवाल को सुन समर उसे हैरानी से भरी नजर के साथ देख कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? समर के सवाल को सुन तन्वी कहती है, आपसे लड़कियों के परफ्यूम का स्मेल आ रहा है और ये तभी हो सकता है जब आपके करीब आप किसी लड़की के करीब जाए। इस बात को सुन समर कहता है, मैं किसी के करीब गया हूं या नहीं इससे तुम्हारा क्या? समर ने रूस तरीके से कहा, यह पहली बार था जब समान तन्वी से रुडली बात कर रहा था। समर वहां से जाने लगता है तभी तन्वी कहती है, क्या हम तीनों आपके लिए अब मैटर नहीं करते? क्या आपको सारा अंशिका का ख्याल नहीं है? क्या आप नहीं चाहते वो दोनों मिल जाए? दोनों के बातों को सुन समर कहता है, सारा ठीक है, बस वो बेहोश है, साथ ही वो रेहान सिंह ओबरॉय के मेंशन में है और अंशिका उस रात सारा के साथ होटल के अंदर नहीं गई थी तो वो ठीक ही होगी और सारा को रेहान के मेंशन से ला पाना मुश्किल है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं, बाकी अंशिका का भी पता बहुत जल्द लगा लूंगा। अपने बात को कह समर जाने लगता है। ऑफ जाते हुए ही कहता है, मुझे तुम तीनों का बहुत फिक्र है। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है तो तन्वी हैरानी से सामान को बस जाता हुआ देखने लगती है। ये पहली बार था जो समर ऐसे बर्ताव कर रहा था। तन्वी को समर का चिंता होने लगता है। वो समर के रूम के बाहर जाती है और दरवाजा नॉक करने के लिए अपने हाथ को उठा दरवाजा ठक ठकाने को होती है, पर उसके हाथ रुक जाते हैं। ये सोचकर कि समर का मूड अच्छा नहीं है, खामा समर उस पर और गुस्सा करेगा। ये सोच वो अपने कमरे में चली जाती है और कबर्ड से जा एल्बम निकाल सारा अंशिका समर के साथ खिंचाए तस्वीर को तन्वी देखने लगती है और उसके आंखों से तस्वीर देखते हुए आंसू आने लगते हैं तो वो एल्बम साइड में रख ले जाती है और तकिए को कस के पकड़ रोने लगती है। वो इस बात से थोड़ी सुकून महसूस कर रही थी कि सारा ठीक है, बस विश कर रही थी जल्द से जल्द सारा को होश आ जाए और रेहान सिंह ओबरॉय के मेंशन से निकल जाए, क्योंकि सभी जानते थे रेहान सिंह ओबरॉय बहुत पावरफुल इंसान है और आंशिक का पता भी जल्द ही मिल जाए। ये सब सोचते और रोते हुए उससे नींद आ जाता है। रात के 1 बज जाते हैं, तभी रूम का दरवाजा खुलता है और समर तन्वी के पास जाता है। तन्वी को गहरी नींद में देख समर उसके पास बैठ थोड़ा झुक जाता है, फिर उसके माथे को प्यार से चूम अपने धीमे आवाज में कहता है, तुम्हारे अलावा मैं किसी को छूना नहीं चाहता, पर आज। समर को खुद में बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो गया। समर अपने शब्द को आधा कह बस तन्वी को देखने लगता है, फिर कुछ वक्त के बाद खड़ा हो तन्वी के रूम से बाहर जा अपने रूम में चला जाता है, फिर बेड पर जा लेट जाता है और तन्वी के बारे में सोचते साथ हो सारा को कैसे वहां से लाया जाए और अंशिका का पर कैसे लगाए, ये सब सोचते हुए उसे नींद आने लगता है। धीरे धीरे रात बीतने लगता है। कॉमिक वर्ल्ड
सुबह का वक्त हो चुका था। सारा का नींद खुलता है तो उसे एहसास होता है वो किसी मर्द के बहुत करीब है और ये मर्द युवराज होगा। ये ख्याल आते ही सारा झट से अपने आंखों को खोल युवराज से दूर हो युवराज को देखने लगती है, जो जागा हुआ ही था और सारा को मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। चैप्टर 19 करीब आना। ये सोच वो अपने कमरे में चली जाती है और कबर्ड से जा एल्बम निकाल सारा अंशिका समर के साथ खींचाए तस्वीर को तन्वी देखने लगती है और उसके आंखों से तस्वीर देखते हुए आंसू आने लगते हैं तो वो एल्बम साइड में रख ले जाती है और तकिए को कस के पकड़ रोने लगती है। वो इस बात से थोड़ी सुकून महसूस कर रही थी कि सारा ठीक है, बस विश कर रही थी जल्द से जल्द सारा को होश आ जाए और रेहान सिंह ओबरॉय के मेंशन से निकल जाए, क्योंकि सभी जानते थे रेहान सिंह ओबरॉय बहुत पावरफुल इंसान है और आंशिक का पता भी जल्द ही मिल जाए। ये सब सोचते और रोते हुए उससे नींद आ जाता है। रात के 1 बज जाते हैं, तभी रूम का दरवाजा खुलता है और समर तन्वी के पास जाता है। तन्वी को गहरी नींद में देख समर उसके पास बैठ थोड़ा झुक जाता है, फिर उसके माथे को प्यार से चूम अपने धीमे आवाज में कहता है, तुम्हारे अलावा मैं किसी को छूना नहीं चाहता, पर आज। समर को खुद में बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो गया। समर अपने शब्द को आधा कह बस तन्वी को देखने लगता है, फिर कुछ वक्त के बाद खड़ा हो तन्वी के रूम से बाहर जा अपने रूम में चला जाता है, फिर बेड पर जा लेट जाता है और तन्वी के बारे में सोचते साथ हो सारा को कैसे वहां से लाया जाए और अंशिका का पर कैसे लगाए, ये सब सोचते हुए उसे नींद आने लगता है। धीरे धीरे रात बीतने लगता है। कॉमिक वर्ल्ड। सुबह का वक्त हो चुका था। सारा का नींद खुलता है तो उसे एहसास होता है वो किसी मर्द के बहुत करीब है और ये मर्द युवराज होगा। ये ख्याल आते ही सारा झट से अपने आंखों को खोल युवराज से दूर हो युवराज को देखने लगती है, जो जागा हुआ ही था और सारा को मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। सारा जल्दी से अपनी नजरें फेर वहां से जाने को थी, पर तभी युवराज उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींच लेता है तो सारा अपने हैरानी से भरी नजर के साथ युवराज को देखते हुए सवाल करती है, ये आप क्या कर रहे हैं। इस सवाल को सुन युवराज सारा को बिस्तर पर कर उसके करीब जाते हुए कहता है, करना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर कर नहीं सकता, आपकी वजह से। पर इतना कहने के बाद वो उसके होंठों के करीब जाने लगता है तो सारा युवराज को अपने करीब आता महसूस करता पा अपना आंखें बंद कर लेती है। तभी युवराज आगे कुछ ना कर मुस्कुराते हुए उससे दूर हो वहां से जाने लगता है। वही सारा अब भी अपने आंखों को बंद की होती है, पर युवराज को कुछ ना करता महसूस करता पा। सारा पहले अपने एक आंख को खोलकर देखती है तो सामने युवराज नहीं होता है। युवराज को सामने ना पा सारा अपने आंखों को खोल चिरते हुए उठकर बैठ जाती है और खुद में बड़बड़ाती है, ऐसे कौन छोड़कर जाता है। इतना कहने के बाद वो भी बिस्तर से उतरने लगती है, तभी सुकन्या वहां आ जाती है और सारा के पास आ कहती है, हम आपके लिए वस्त्र निकाल देते हैं। इस बात को सुन मान्यता झट से कहती है, नहीं नहीं, तुम जाकर अपने कपड़े पैक करो, मतलब वस्त्र बांधो, हमारे साथ आज तुम्हें भी चलना है। इस बात को सुन सुकन्या कुछ कहना चाहती थी, पर सारा उसके हाथ को पकड़ अपने साथ बाहर ले जाने लगती है और कहती है, जल्दी करो, अभी मुझे और भी बहुत कुछ सोचना है। इतना कहते हुए वो कच से बाहर निकाल देती है और खुद अंदर आ जाती है। वही सुकन्या सोचते हुए दासी जहां रहते थे उस तरफ जा रही होती है, तभी सामने विक्रम आ जाता है, पर सुकन्या खुद में इस कदर खोई थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ विक्रांत के आने का। वो विक्रांत से टकरा जाती है। फिर वो जल्दी से पीछे हो अपने चेहरे को उठा विक्रांत का तरफ देखती है और जल्दी से हड़बड़ाकर माफी मांगती है, हमें माफ कर दीजिए राजकुमार विक्रांत। इस बात को सुन विक्रांत कहता है, कोई बात नहीं। ये सुन वो जल्दी से वहां से रफ्तार के साथ जाने को होती है, पर तभी विक्रांत कहता है, मत जाओ। विक्रांत के इस बात को सुन सुकन्या रुक जाती है और हैरानी से आपके चेहरे को मोड़ देखती है। तभी विक्रांत अपने चेहरे को भी मोड़ सुकन्या पर अपनी नजरें टिका कहता है, यहां से मत जाओ, अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा यहाँ। इस बात को सुन सुकन्या कहती है, हम राजकुमारी मान्यता की दासी है, जैसा वो चाहेगी हम वैसा ही करेंगे राजकुमार विक्रांत। जब सुकन्या अपनी बात कहती है तो विक्रांत एक नजर उसे देखता है, फिर आगे कुछ न कह वहां से जाने लगता है। विक्रांत सुकन्या को बचपन से ही बहुत चाहता था, पर विक्रांत को पता था उसे विवाह किसी राजकुमारी से ही करना होगा।
एक दासी से विवाह वो नहीं कर सकता है, पर वो सुकन्या को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था। कोष्टक। विक्रांत मान्यता के कक्ष की तरफ बढ़ने लगता है, वहीं दूसरी तरफ युवराज के महल में कल के होने वाले जश्न की तैयारियां अभी से चले लगी थी। वही अभिमन्यु इन तैयारियों को देख आग बताऊंगा हुए जा रहा था। वो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बना कहता है, मान्यता सिर्फ ही मेरी है, उसे मैं पाकर रहूंगा। अपने बात को कहने के बाद वो वहां से गुस्से में जाने लगता है। वही सारा अपने कक्ष से बाहर निकल रही होती है, तभी अपने कक्ष की तरफ आ रहे विक्रांत को देख रुक जाती है। तभी विक्रांत उसके पास आ कहता है, मान्यता हमें कुछ बात करना है। इस बात को सुन सारा सवाल करती है, क्या? सवाल सुन विक्रांत थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो हम सोच रहे थे आप सुकन्या को अपने साथ ना ले जाए, हम ध्यान रखेंगे अब से कोई उन्हें तकलीफ ना पहुंचाए। इस बात को सुन सारा को कॉमिक का याद आता है। विक्रांत सुकन्या को बहुत चाहता था, जिस वजह से मान्यता सुकन्या को अपने साथ ले भी जाती है तो विक्रांत मान्यता को यही भरोसा दिला और मान्यता को अपने दिल का बात भी बता देता है। तो मान्यता को खुशी मिलता है और वो चाहती थी विक्रांत और सुकन्या एक हो जाए। पर कुछ वक्त के बाद विक्रांत का विवाह एक बड़े राज्य की राजकुमारी से तय हो जाता है और वो इस विवाह को रोकना चाहते थे पर रोक नहीं पाते हैं। फिर सुकन्या का दिल टूट जाता है और मान्यता उसे वापस अपने पास ले जाते हैं। तभी उसकी जिंदगी में प्यार का रंग उदयवीर भरता है। युवराज का बहुत खास दोस्त और राजा होने के बाद भी वो सुकन्या को दोनों राजकुमारी बनाता है, जो विक्रांत सुकन्या के लिए नहीं किया था। कॉमिक याद आते ही सारा आपके मन में कहती है, सच्चा प्यार वो होता है जो हर हालात में उसके साथ हो ना कि छोड़ दे। उदयवीर उससे सच्चा प्यार करता था, तो मुझे नहीं लगता है मुझे सुकन्या को यहाँ रहने देना चाहिए। अपने मन में इतना कह सारा विक्रांत की तरफ देखती है। चैप्टर 20 नशे की दवाएं और वासना। वही सारा अपने कक्ष से बाहर निकल रही होती है, तभी अपने कक्ष की तरफ आ रहे विक्रांत को देख रुक जाती है। तभी विक्रांत उसके पास आ कहता है, मान्यता हमें कुछ बात करना है। इस बात को सुन सारा सवाल करती है, क्या? सवाल सुन विक्रांत थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो हम सोच रहे थे आप सुकन्या को अपने साथ ना ले जाए, हम ध्यान रखेंगे अब से कोई उन्हें तकलीफ ना पहुंचाए। इस बात को सुन सारा को कॉमिक का याद आता है। विक्रांत सुकन्या को बहुत चाहता था, जिस वजह से मान्यता सुकन्या को अपने साथ ले भी जाती है तो विक्रांत मान्यता को यही भरोसा दिला और मान्यता को अपने दिल का बात भी बता देता है। तो मान्यता को खुशी मिलता है और वो चाहती थी विक्रांत और सुकन्या एक हो जाए। पर कुछ वक्त के बाद विक्रांत का विवाह एक बड़े राज्य की राजकुमारी से तय हो जाता है और वो इस विवाह को रोकना चाहते थे पर रोक नहीं पाते हैं। फिर सुकन्या का दिल टूट जाता है और मान्यता उसे वापस अपने पास ले जाते हैं। तभी उसकी जिंदगी में प्यार का रंग उदयवीर भरता है। युवराज का बहुत खास दोस्त और राजा होने के बाद भी वो सुकन्या को दोनों राजकुमारी बनाता है, जो विक्रांत सुकन्या के लिए नहीं किया था। कॉमिक याद आते ही सारा आपके मन में कहती है, सच्चा प्यार वो होता है जो हर हालात में उसके साथ हो ना कि छोड़ दे। उदयवीर उससे सच्चा प्यार करता था, तो मुझे नहीं लगता है मुझे सुकन्या को यहाँ रहने देना चाहिए। अपने मन में इतना कह सारा विक्रांत की तरफ देखती है। फिर कहती है, भाई साहब आपको पता है सुकन्या के अलावा हमारी कोई सहेली नहीं है, हम वहाँ बहुत अकेला महसूस करते हैं। अपनी बहन के बातों को सुन विक्रांत आगे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो मान्यता को ये नहीं बता सकता था कि वो बचपन से सुकन्या को चाहता है। विक्रांत वहां से जाने लगता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाते हैं, फिर युवराज मान्यता और दोनों के साथ सुकन्या निकल जाती है। करीबन आधे घंटे के बाद रथ जा रुकता है, फिर तीनों बाहर आ जाते हैं। तभी सारा अंदर का नजारा देख सवाल करती है, ये सब क्या है? इस सवाल को सुन युवराज कहता है, जश्न की तैयारियां, हमारे विवाह होने के खुशी में। इस बात को सुन सारा बहुत खुश थी। वो तो कभी सपनों में भी नहीं सोची थी कि उसकी शादी होगी और शादी को खुशी ने इतना बड़ा पार्टी रखा जाएगा। तीनों अंदर चले जाते हैं। दासी को बुला युवराज सुकन्या को उसका कमरा दिखाने को कह देता है और सारा आते के साथ पूरे घर वालों को नजरअंदाज कर राजश्री के पास चली जाती है। ये देख घर के बड़े बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कैसे वो उनके पास ना पैर ना छू यहाँ से जा उनका अपमान की।
युवराज ये देख समझ रहा था, युवराज ने बहाना बना दिया। जिस तरीके से युवराज उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, दादाजी को चिंता होने लगता है। दादाजी ने मान्यता के साथ विवाह करने का इसलिए सोचा था ताकि युवराज को कभी किसी लड़की से प्यार ना हो, और दादाजी को अच्छे से पता था ऐसी कमजोर लड़की से युवराज कभी प्यार नहीं कर सकता है। पर उसको सोच से बहुत अलग थी मान्यता। अब मान्यता से विवाह करवाना उनके जिंदगी का सबसे बड़ा गलती लग रहा था उन्हें। वो इस परिवार में एक ऐसे बहू चाहते थे जो इस परिवार को वारिस दे सके और इस महल की रानी भले बन जाए पर बस सबको कठपुतली बनकर रहे, और युवराज को उस लड़की से कोई लेना देना ना हो, बस उस परिवार का वंशक बढ़ाने के अलावा। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। आज का दिन गुजर जाता है। अगला दिन, आज जश्न का दिन था। सभी राज्य परिवार को जश्न में बुलाया गया था। शाम का वक्त हो जाता है। सुकन्या सारा को बहुत अच्छे से तैयार कर देती है। तभी युवराज कक्ष के अंदर आ जाता है तो सुकन्या वहां से जाने लगती है। वही युवराज उसके पास चला जाता है तो युवराज के चार्मिंग लुक को देख सारा तो उसमें खुशी जाती है। वही सुकन्या बिना देखे चले जा रही होती है, तभी किसी से जा टकरा जाती है। फिर जल्दी से पीछे हट अपने नजरों को ऊपर करती है, फिर झट से नीचे कर कहती है, हमें माफ कर दीजिए। सुकन्या की घबराए आवाज और उसकी खूबसूरती को देख सामने खड़ा इंसान जो राजकुमार उदयवीर थे, उसे सुकन्या बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि युवराज के बाद यहाँ का दूसरा राजा जिसके नाम से सभी डर से कांप उठते थे वो उदयवीर था। उदयवीर के सामने होते हुए सुकन्या को बहुत डर लग रहा था। सुकन्या अपने सामने जैसे भूत देख ली है वैसे डरता देख उदयवीर के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वो अपने हाथ को आगे कर अपने 2 उंगली को सुकन्या के चीन पर रख उसके चेहरे को उठा उसके चेहरे को देखता है तो सुकन्या अपने घबराए नजर से देखती है और कुछ कहना तो चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। तभी उदयवीर कहता है, मैं कोई शैतान नहीं हूं जो मुझे देखकर डर रही हो तुम। इस बात को सुन सुकन्या अपने बड़े बड़े नजरों से उदयवीर को देखने लगती है। उसकी नजरें उदयवीर के जहन में तूफान पैदा कर रहा था। वो अपने होंठों को उसके होंठों के करीब करने लगता है तो सुकन्या झट से पीछे हो कहती है, हुए माफ कर दिए। इतना कहने के बाद वो भागते हुए वहां से जाने लगती है। ये देख उदयवीर के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही सुकन्या भागते हुए दासियों के कमरे की तरफ जाती है और जो कमरा उसे दिया गया था वहां जा दरवाजा बंद कर दीवार से टिक जाती है और गहरी सांसें भरने लगती है। वही उदयवीर मुस्कुराते हुए जा रहा होता है। उदयवीर जितना निर्दयी राजा था उतना ही लड़कियों को बस अपने जरूरत मात्र इस्तेमाल करता। उसके अंदर प्यार जैसा कोई भावना नहीं था। वो जाता है और युवराज के कार्यक्षेत्र में जा बैठ युवराज के आने का इंतजार करने लगता है। वही युवराज को भी उस बात का पता चल गया था कि उदयवीर आया है तो युवराज मान्यता से दूर हो कहता है, हमें आपसे प्यार हो गया है। आपके पास आज रात से पहले तक का वक्त है, हमसे प्यार कर लीजिए, नहीं तो हम खुद को और रोक नहीं सकते हैं। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है। वही सारा तो युवराज के बात को सुन हैरान रहती है। वही युवराज वहां से निकल कार्यक्षेत्र की तरफ चला जाता है। वहां पहुंच वो अंदर जा उदयवीर के पास जा बैठ जाता है। तभी उदयवीर मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्या बात है राजकुमार युवराज, आप बहुत खुश लग रहे हैं। इस बात को सुन युवराज कहता है, खुश रहने की शायद वजह मिल गई है इसलिए। इस बात को सुन उदयवीर कहता है, मतलब आपको मेरी भाभी सा इतनी पसंद आ गई है। इस बात पर युवराज कुछ न कह सवाल करता है, आप हमारे विवाह में क्यों नहीं आए थे। इस सवाल को सुन उदयवीर कहता है, हम बाहर गए हुए थे, आपको पता था, फिर भी अपने हमारे ना रहते हुए विवाह कर लिया। हमें तो शुरुआत में लगा था आप इतनी जल्दी नई विवाह बस अपने भाई को नीचे एहसास करवाने के लिए किए हैं, पर आपके चेहरे का नूर हमें कुछ और बता रहा है। इस बात को शक युवराज अपने और उदय के लिए मदिरा ले उसे डाल उदय के तरफ बढ़ा देता है तो उदय ले लेता है। वही अपने लिए भी मदिरा डाल वो पीते हुए कहता है, सच कहूं तो पहले जब हमें पता चला था अभिमन्यु मान्यता को चाहते हैं इसलिए हम विवाह करना चाहते थे, बस उन्हें ये बताने के लिए कि हमारे रास्ते ना आए, नहीं तो हम उनसे उनका सब कुछ छीन लेंगे। पर जब पहले बार मान्यता से मिला तो जाना मान्यता वैसी नहीं है जैसे लोग कहते हैं। वो खूबसूरत तो बहुत है पर डरी सहमी रहने वाली नाजुक सी राजकुमारी नहीं, बल्कि उनके आंखों में अजीब सा आग है जिसे देख कोई भी उनके तरफ खींचा चला जाए।
युवराज मान्यता के तारीफ का पुल बांध रहा था, पर उदयवीर को भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि एक राज्य जश्न में उदयवीर मान्यता से मिला था। उदयवीर हैरानी से भरी आवाज में कहता है, पर हम उनसे मिले हैं, जैसा आप बता रहे वैसी हमें नहीं लगी। उदयवीर के बातों को सुख युवराज कहता है, पता नहीं पहले वो क्या थी और आपने क्या देखा था, पर आज के जश्न में आप उन्हें देखना, वो वैसी है जो हमें अपने लिए पागल बना दी है। दोनों बातें करने लगे थे, वहीं दूसरी तरफ विशाखा चुपके से अपनी माँ से मिलने कैदखाने में चली जाती है। वहां जाने के बाद वो अपनी माँ के पास जाती है और सब कुछ बताने लगती है और वो लोग आज के जश्न में जाने वाले हैं ये बात बताती है तो आराधना एक बार भी वही चलना चाहती थी, पर उस बार वो अपनी बेटी का कहती है करने को। आराधना, आप हमारी दासी के पास जा नशे की दवा मांग ले और उससे आज के जश्न में किसी भी तरीके से उस नशे वाली दवा को युवराज के खाने या शरबत में मिला उन्हें दे दे, और जैसे ही वो नशे में आ जाए तो उनके साथ क्या करना है आपको पता है। अपनी माँ की बातों को सुन विशाखा अच्छे से समझ गई थी। वो शैतानी मुस्कान टिकाए हुए हाँ कहती है, फिर अपनी माँ से मिल वहां से चली जाती है। वही अपनी बेटी के जाने के बाद आराधना खुद में कहती है, जैसे तुम्हारी माँ से सब कुछ छिन था वैसे हो तुमसे सब कुछ छिन लूंगा और जो हमारी पुत्री का है उसे दिल कर रहूंगी। अपने बात को कहने के बाद वो राक्षस की तरह हंसने लगती है। वही विशाखा जा आराधना की खास दासी से वो नशे की दवा ले लेती है, फिर जश्न के लिए तैयार हो अपने परिवार के साथ निकल जाती है। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है, शाम का वक्त हो जाता है, सभी जश्न के लिए वहां आने लगते हैं, मान्यता के परिवार वाले भी आ जाते हैं। युवराज मान्यता के साथ जश्न में आता है तो सभी दोनों से मिलने लगते हैं। मान्यता को आधा पल्ली लेता देख सभी हैरान थे और कुछ मान्यता की खूबसूरती को अपने वासना से भरी नजर से देख रहे थे। जब युवराज का नजर इस पर जाता है तो युवराज गुस्से में उन सभी को अपने मार देने वाले नजर से देखते हैं। जब सभी युवराज के लाल खतरनाक नजरों को देखता है तो जो मान्यता को अपने वासना से भरो नजर से देख रहे थे वो देखना बंद कर देता है। वही युवराज मान्यता के पल्लू को नीचे कर देता है, जिससे मान्यता हैरान थी, पर मान्यता अभी कुछ नहीं कहती है। उसे पता था जब तक युवराज उसके साइड ने वो सब कुछ बहुत आसानी से कर सकती है, और अभी सारा बस मान्यता के जिंदगी को ठीक करना चाहती थी ताकि जो वो सही है उसे वापस सहना ना पड़े, फिर जल्दी से वो इस कॉमिक की दुनिया से निकल जाए। वही उदयवीर की नज़र काम कर रही सुकन्या पर जाता है और जब सुकन्या का नज़र उस पर जाता है तो उसे देख वो हल्का मुस्कान देता है तो सुकन्या घबरा कर अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। सुकन्या का मासूम हरकत उदयवीर के दिल में अलग सा जज्बात पैदा कर रहा था जो किसी लड़की के लिए उसके दिल में नहीं हुआ था। वही युवराज मान्यता के साथ उदयवीर के पास आ जाता है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।